नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के प्रमुख नोट्स की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है 22। निम्न में से किस काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा नहीं किया गया है? विकल्प हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या गद्यकाल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, आदिकाल। सिर्फ आदिकाल को छोड़कर बाकी सभी काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जैसे भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया और गद्यकाल हो गया। आगे तथ्य देखते हैं। आदि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा निर्धारित किए गए और नामकरण किए गए काल हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा आदिकाल को नाम दिया गया था वीरगाथा काल, और इसका जो समय था तो ये था संवत 1050 से 1375 तक। आगे है पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था भक्तिकाल, और इसका जो समय माना गया था तो वो था संवत 1375 से 1700 तक। आगे जो है वो है उत्तर मध्यकाल, तो इसे जो नाम दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा तो वो ये दिया था रीतिकाल, और इसका जो समय था वो था संवत 1700 से 1900 तक। आगे है आधुनिक काल, तो इसे नाम दिया गया था गद्यकाल, और इसका समय माना गया था संवत 1900 से 1984 तक। अगला जो प्रश्न है 23, तो प्रश्न पूछा गया है, पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं ही नहीं थी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगली पंक्ति है 24। तो पंक्ति इस प्रकार से है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध समझा जाता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से डैश का पद्य समझा जाता था। ऋक स्थान में क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा। तो वाक्य पूर्ण इस प्रकार से होगा, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध समझा जाता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्राकृत काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला जो प्रश्न है 25, तो प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। इसे लिया गया है वीरगाथा काल से और प्रकरण 1 है। तो आपको दोस्तों ये भी याद रखना है कि ये जो पंक्तियां हैं किस कालखंड की है और कौन से प्रकरण की है, क्योंकि इस तरह से जो प्रश्न है एनटी नेट में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है 26। तो पंक्ति है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और इसे लिया गया है वीरगाथा काल से, और ये प्रकरण है 1। आगे है 27। मुंज और भोज के समय के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है या नहीं कहा है? तो इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, और ये इसके समर्थन में थे। तो आगे देखते हैं। आगे है 28। तो यहाँ पर जो पंक्ति है वो इस प्रकार से है, अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो ये पंक्ति भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, और इसे लिया गया है वीरगाथा काल से, और ये है प्रकरण 1। आगे है 29। तो पंक्ति है, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रित दाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। तो ये कथन भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आपको ये जितने भी कथन हैं कहीं लिख कर रखने हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमें ये मिलते नहीं हैं। आगे जो पंक्ति है वो है 30। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ
वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा चली आती थी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और ये जो प्रकरण है ये होगा प्रथम, प्रकरण 1। अगला जो प्रश्न है 31, तो प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन दिल्ली में बैठकर निम्न पंक्ति कहते थे? तो पंक्ति है एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। तो ये पंक्ति है अमीर खुसरो की। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो का निवास स्थान कहाँ था? तो ये था दिल्ली में, और वहाँ पर बैठ के ये खड़ी बोली का विकास करते थे और खड़ी बोली में ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ इत्यादि लिखते रहते थे। अगली जो पंक्ति है वो है 32, बालचंद बिजवाई भाषा दूह नहीं लग गई दुज्जन हासा। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है विद्यापति की। ये पंक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। पंक्ति है विद्यापति की। आगे है शुक्ल जी ने 15वीं शताब्दी का समय विद्यापति का माना है। याद रखना है आपको, क्या जो विद्यापति का समय क्या है? तो ये है 15वीं शताब्दी, और ये है शुक्ल जी के अनुसार। आगे है पंक्ति 33, आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडित रहे बिचारी बिचारी। पंक्ति किसकी है? तो ये है कबीरदास जी की पंक्ति। आगे प्रश्न है 34, तो प्रश्न है सारांश ये है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश की जो परंपरा 15वीं शताब्दी तक मानी है। अगला जो प्रश्न है 35, तो प्रश्न है देसिल बैना सब जन मीठा, तैं तैसन जपियो अभट्ठा। किसकी पंक्ति है? तो ये है विद्यापति की पंक्ति। ये आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आज की वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी बाकी पार्ट्स बने हैं हिंदी साहित्य के, इतिहास के, नोट्स के, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इन्हें भी देख सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।